इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, देश को आप इन नामों से पुकारते हैं, पुकार सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं है। जैसे किसी भी भाषा में, यानी अमेरिका को आप अमेरिका ही कहते हैं, ऐसे ही जापान हो, श्रीलंका हो, हर देश का एक नाम है। तो फिर देश के संविधान में इंडिया और भारत का जिक्र क्यों है? और इसी बात पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है, जिस पर आज सुनवाई है। याचिकाकर्ता की दलील यह है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 1 से हटाया जाए। इसी पर आज मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े सुनवाई करेंगे। देखना अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस क्या होती है। क्या एक देश को एक नाम मिलेगा? ये सवाल बना हुआ है, लेकिन जवाब मिलेंगे इस पर सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। और इसी मामले पर आज हम करेंगे बहस भी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। चलिए ये रिपोर्ट आपको हम दिखाएं, लेकिन आपको एक बार फिर बताते हैं कि आखिर इस दलील में क्या कहा गया। याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, इसीलिए एक देश का एक नाम हो। दुनिया के बाकी जो देश हैं वहां पर भी ऐसा है कि भाषा बदलने से देश का नाम नहीं बदलता और अलग अलग स्तर पर इसकी मांग पहले भी उठी है, लेकिन संविधान के पहले ही अनुच्छेद में यह कहा गया है भारत, इंडिया यानी भारत, इंडिया अर्थात भारत, और इसी को लेकर दलील जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको हम ये भी बता रहे हैं कि इतिहास में क्या हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि आधे घंटे में से स्वीकार किया जाए। तमाम सदस्यों ने नामों को लेकर जो है जब मंथन हुआ तो उसमें सहमति के बाद ये तय हुआ कि इंडिया दैट इज भारत, इस तरह से उसे लिखा गया, एड्रेस किया गया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, सैयद आसिम वकार AIMIM से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आमिर हैदर जैदी साहब लीडर CPI हमारे साथ मौजूद है, संजीव उनियाल आप लॉयर हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और KTS तुलसी साहब भी इस बहस में, क्योंकि संविधान में दरअसल जो लिखा गया है कानूनी रूप में उसे कैसे चैलेंज किया जा सकता है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। और सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब तक इस पर सुनवाई शुरू होनी है और दलील में क्या कहा गया है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लंबी बहस कर सकते हैं, क्योंकि मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी थी और आज अपरिहार्य कारणों से चीफ जस्टिस की बेंच नहीं बैठ रही है। लिहाजा सारे मामले जो चीफ जस्टिस के बेंच में आज लगे थे उनमें से अधिकतर मामलों के लिए कल की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है, यानी कल अब इन मामलों पर सुनवाई होगी और खास तौर से इस जनहित याचिका पर सुनवाई अब बुधवार को होगी और बुधवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में विचार करेगी कि इस याचिका का क्या किया जाए, इस याचिका में कितना है दम या फिर बेदम होकर यह होती है खारिज। लेकिन देश को वैचारिक मंथन का तो मौका जरूर इस याचिका ने मुहैया कराया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश का, हमारे देश का एक ही नाम होना चाहिए, जो भी नाम प्रिस्क्राइब करे कोर्ट सरकार को आदेश दे एक ही नाम। लेकिन जहां तक भारतीय वांग्मय का सवाल है वहां हजार नामों से लोगों की, महान लोगों की स्तुतियां की गई हैं, हजार नामों से उनको जाना गया है, अनेक देवताओं के, अनेक लोगों के सहस्र नाम हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है नाम में क्या रखा है, दूसरा पक्ष ये कहता है नाम जो भी हो, एक राष्ट्र एक नाम। अब देखते हैं इन सारी दलीलों, तर्कों और व्यवस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं। और संजय, देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया कि वैचारिक मंथन जरूर इस विषय ने पूरे देश को अब दे दिया है। हालांकि देखना होगा कि कल जब सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में तो आगे क्या होता है। लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी हम इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपके पास लौटेंगे संजय हम और डिटेल्स के लिए। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई अब कल शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये कि उमा भारती ये ट्वीट करती हैं कि ऐसा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ये एक और बड़ा फैसला देश में होगा। क्या समझें इस बयान से, इस ट्वीट से हम? देखिए, आदरणीय उमा भारती जी भी इस देश की बहुत प्रतिष्ठित नेता रही हैं, मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं। उन्होंने भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए अपना मत व्यक्त किया है। नहीं, लेकिन जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसको प्रधानमंत्री के नाम से सीधे सीधे उनकी लीडरशिप के साथ जोड़कर किस तरह का डिस्कोर्स देश में सेट हो रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय मामला लंबित है, आप जान ही रही हैं, और प्रधानमंत्री के पास कोई भी नागरिक, कोई भी नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी का
कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता और है। बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी का इस पर अभी तक कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं है। ठीक है। सैयद आसिम वकार साहब, देश एक है तो नाम भी एक हो, भारत नाम से जाना जाए, इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है, याचिका में कहा गया है। क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर? नहीं, देखिए वकील साहब ने जो मुकदमा किया, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, इन सब में सबसे पहले अगर किसी ने ये मुद्दा उठाया था तो मैंने उठाया। मैं इसका प्रूफ आपको दे रहा हूं। मैं 1 मिनट ज्यादा चाहूंगा बाकी लोगों से। 1999 में मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता था, नेता था। उस वक्त लखनऊ में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। लखनऊ से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे, भगवती थी, जो एमपी चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने अपने विचार रखे। वो मुझे मुलायम सिंह यादव जी के पास लेकर गए। मैंने नेताजी से कहा कि साहब, दुनिया में 2 इंडिया हैं, एक वेस्ट इंडिया है, एक ईस्ट इंडिया है। और हमने कहा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसमें इंडिया का जो अल्फाजी माने हैं, लफ्जी माने हैं, वो है बैकवर्ड की, दबा कुचला, बैकवर्ड। तो हमने कहा आप लोग कहते हैं बड़े फक्र से आई एम इंडियन, तो अपने आप को अगर आपसे कहा जाएगा आप कहिए आई एम बैकवर्ड, आई एम दबा कुचला, आई एम गरीब गुरबा, तो नहीं कहेंगे आप। लेकिन अंग्रेजों ने आपसे कहला लिया। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, हमारे देश का नाम भारतवर्ष था। इसको इसी तरह से रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ये गाली के तौर पर नाम दिया था। नेताजी की बात समझ में आई। समाजवादी पार्टी के 99 के जो मैनिफेस्टो था लोकसभा का, उसमें ये मुद्दा है। आप उठा के मैनिफेस्टो देख सकती हैं। मेरा मुद्दा था उसके अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की इज्जत और अस्मिता को कायम रखने के लिए अपने देश का नाम इंडिया हटाकर भारतवर्ष रखेंगे। ये आसिम वकार का मुद्दा था, जो उस और वक्त आज आपकी पार्टी पार्टी का स्टैंड क्या है? एआईएमआईएम का स्टैंड क्या है? मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी अगर नेताजी चाहते, कई बार सांसद रहे, वो चाहते तो लोकसभा में इस मुद्दे को उठा सकते थे। अखिलेश जी कई बार सांसद रहे, इस मुद्दे को उठा सकते थे। लेकिन मैं उस वक्त, मैं आज भी बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कभी भी अपने आप को बड़ा नेता नहीं समझता हूँ। नहीं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? जो मुद्दे हैं भाई, हमारी पार्टी कभी भी देश के खिलाफ थोड़ी ना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं समझता हूँ ज्यादा वफादार तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई नहीं निकलेगा। आप चलिए जैदी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सीपीआई का स्टैंड इस मामले पर क्या है? इंडिया को आप भी गुलामी का प्रतीक मानते हैं, जिस तरह से इस दलील में कहा गया है? मीनाक्षी जी, ये डार्विन की थ्योरी के वो बंदर हैं जो अभी तक इंसान नहीं हुए। और बंदरों की एक वो होती है, मानसिकता होती है कि वो बनाते नहीं है, तोड़ फोड़ में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये उस मानसिकता से चलते हैं। तो अगर मान लो पुराने नाम की बात लगती है तो सिंधु रखिए ना। सिंधु घाटी सभ्यता रोमन सभ्यता से पहली है, तो हमारा नाम तो सिंधु होना चाहिए। और जो ये गुलामी की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी का दूसरा नाम इंडस वैली भी है, जिसपे नाम रखा गया। और हिंदुस्तान नाम रखा गया। हिंद महासागर के से लेकर हिंद कुश तक हमारा देश फैला हुआ था, इसे कुछ लोग हिंदुस्तान कहते थे। भारतवर्ष तो आर्यों ने कहा। आर्यों ने इसलिए कहा कि जब आर्य यहाँ आए तो इन्होंने इसका नाम पहले आर्य व्रत रखा, और उसके बाद ये कहने लगे कि उनके एक जो बुजुर्ग थे उनका नाम भारत था, तो इन्होंने उनका नाम ना चला तो ये कर दिया। नहीं, तो आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। अगर अंग्रेजों ने इंडिया रखा तो आप उसे गुलामी का प्रतीक मानते हैं या नहीं मानते? संविधान के अंदर हम इसे भारतवर्ष कहते हैं और भारतवर्षी कहते हैं और भारतवर्षी है। लेकिन जब पूरा भारतवर्ष सड़कों पर मार्च करता है तो ये इंडिया का मानसिकता रखने वाले लोग घरों में बैठे रहते हैं, तब ये निकल के नहीं आते। जब मैं इन्हें कहता हूं ये डार्विन की थ्योरी के वो बंदर हैं जो सिर्फ तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं, बनाने में विश्वास नहीं रखते। आशुतोष जी, मैं आपको बहस पे लाना चाहूंगी। ठीक है जैदी साहब, मैं आपके पास आती हूँ। आशुतोष जी, जो ये सुनवाई के साथ एक बहस अब शुरू हुई है, ठीक है जैदी साहब, मैं आती हूँ आपके पास। जैदी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड, बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़ने दीजिए ना बातचीत में। आप बोल चुके हैं अपनी बारी में। जैदी साहब, आप बोल चुके हैं, प्लीज अब सवाल दूसरी तरफ भी जाने दीजिए। आशुतोष जी, जो वैचारिक मंथन की अब बात हो रही है, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है, लेकिन अब साल 2000
2020 में इस याचिका के साथ एक नई बहस छिड़ रही है। इस वक्त इस बहस को आप किस स्वरूप में देखते हैं? इसके क्या मायने हैं आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त ये बहस क्यों छेड़ी जा रही, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। इस वक्त देश संकट में है, समस्या भयानक है, आर्थिक स्तर पर देश की स्थिति बहुत विकट है और सामाजिक स्तर पर भी स्थितियां बहुत विकट हो गई। तो क्या आज की तारीख में यह सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फौरन कॉग्निजेंस लेकर उस पर सुनवाई करनी चाहिए? मुझे तो ये बड़ी हैरानी वाला विषय लगता है। इसका मतलब ये साफ है कि इस मुद्दे को खड़ा किया गया है और इस मुद्दे को खड़ा करके पूरी बहस को टालने की या उसको भरमाने की कोशिश की जा रही। जो लोग ये कहते हैं कि गुलामी का प्रतीक है, वो कौन लोग हैं? जरा उनसे पूछिए। उन लोगों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें दी, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और जब वो बैठे और बैठने के बाद उन्होंने एक नाम चूज किया, तो क्या वो गुलाम लोग थे? क्या BR अम्बेडकर गुलाम थे? क्या वल्लभ भाई पटेल गुलाम थे? क्या जवाहरलाल नेहरू गुलाम थे? और क्या तमाम लोग जो थे वो गुलाम थे? क्या ये कौन सी मानसिकता? ये इसका मतलब साफ है कि जबरदस्ती इस मुद्दे को थोपा जा रहा ताकि लोगों को सरकारों की असफलता, नाकामयाबी की तरफ ध्यान न जाए। वो जो हजारों लाखों लोग जो पिछले 2.5 महीने से पैदल चलते हुए चले गए, जिनको देखकर मानवता कराह उठी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है वहां पर। और मैं पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को आज की तारीख में जिन चीजों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उन चीजों का कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, और वो इंडिया बनाम भारत के नाम पे कॉग्निजेंस लेती है। तो जो लोग ये सवाल खड़ा कर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये हिंदू शब्द क्या है? क्या हिंदू शब्द गुलामी का प्रतीक नहीं है? ये हिंदू शब्द हिंदी में नहीं है, ये हिंदू शब्द पर्शिया से आया हुआ है। तो फिर आप हिंदू शब्द को भी बदल दीजिए। मैं RSS बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया अपने आप को हिंदू और हिंदुस्तान कहलाना बंद कर दें, क्योंकि ये हिंदुस्तानी शब्द नहीं है, ये पर्शियन शब्द है, ये वहां से आया हुआ है। तो मैं बार बार कहना चाहता हूं, इस तरीके के मुद्दों को उठा के देश की जो मौजूदा स्थिति है, जो सामूहिक विवेक है, उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वो कौन आदमी जो सुप्रीम कोर्ट गया, इस बारे में पता करना चाहिए, उनके पीछे कौन लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके से इसका कॉग्निजेंस ले रहा है, इस पर भी मुझे बड़ी हैरानी है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल आशुतोष जी आपने यहाँ पर खड़ा किया, क्योंकि जिस तरह का समय ये चल रहा है चुनौतीपूर्ण, जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना जैसे संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में अगर इस पर बहस शुरू होती है और फिर उस मामले का राजनीतिकरण होता है, तो ये कई सवाल अपने पीछे छोड़ता है। संजीव उनियाल जी, आपका इस पर कॉमेंट। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये पेटिशन जो आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो है अमेंडमेंट के लिए गया है, ये 25 फरवरी को पेटिशन डाला गया था। इसका कोविड-19 सिचुएशन से कोई ताल्लुका दूर दूर तक नहीं है। और नहीं, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कॉग्निजेंस लिया ना इस मामले का। दूसरी बात मैं उन सज्जन का जवाब दे रहा हूं, आशुतोष जी, जो बीच में कह रहे थे कि आज ही क्यों लिया गया, तो ये लगातार पेंडिंग चल रहा था। तो आज कोर्ट ने अपने सामने उसको शॉर्टलिस्ट करके नोटिफाई करके लेना था, आज नहीं लिया, कल लेंगे। दूसरी बात, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च चैव दक्षिणम वर्ष तद्भारम चैनामा भारती यत्र संसति। आप देखिए कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि 10,000 12,000 साल पहले चित्रित हैं। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते एक दिशांतर गते पुण्य पुत्रे कलियुत्रे काली प्रथम चरणे। इस तरह की जो लगातार बातें उत्तर से लेके दक्षिण तक का सारा समूह, आज सिंधु पर्यंतम यस्य भारत भूमिका, जो पूरा एक सिंधु से उत्तर से शुरू हुआ होता है और पश्चिम तक सिंधु समुद्र के बीच का सारा भूस्थल है, वो भारतवर्ष है। और जब आर्टिकल 1 1949 में आया गया, लेकिन जब जो ये केस है, याचिका है, वो कोर्ट में है और सुनवाई इस पर कल होनी है। लंबी इंतजार हमें करना होगा उनियाल जी, हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कल एक सेकंड और दीजिए मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1949 में जब ये बिल आया, उस टाइम बहुत लंबी बहस चली और कामत ने लाखों एग्जाम्पल दिए, हजारों एग्जाम्पल दिए, उसमें एक बार भारत। बंगाल और उड़ीसा में अम्फन के कहर को 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि देश में एक और तूफान का खतरा मंडराने लगा है, और इस बार तूफान के निशाने पर है देश का पश्चिमी हिस्सा। अरब सागर में उठ रहे इस तूफान को नाम दिया गया है निसर्ग। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान 12 घंटे के अंदर विकराल रूप ले सकता है। 3 तारीख के शाम और नहीं तो रात में ये दमन और हरिहरेश्वर के पास में आने की संभावना है। इससे चलते नॉर्थ कोंकण में के काफी इलाकों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात और महाराष्ट्र तूफान की सीधी जद में हैं। समुद्र में उठा ये बवंडर जितनी तेजी से पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है, उतनी ही तेज रफ्तार से तटीय इलाकों में बचाव दलों की हलचल भी शुरू हो गई है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो
ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दे दी है। जो इन गांवों के जलालपुर के 15 गांव और गणदेवी के 24 गांव हैं, उनके तलाटियों को, सरपंचों को अलर्ट कर दिया गया है। लाइजन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ असर होने की शक्यता है, किन लोगों को शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। वो सब सर्वे करके जैसा ज़रूरियात होगी उस हिसाब से शिफ्टिंग की कामगिरी की जाएगी। अरब सागर में खलबली मचा रहा निसर्ग फिलहाल तो तटों से दूर है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर रफ्तार यही रही तो 3 जून की शाम या रात तक दमन के आसपास जमीन से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक टक्कर के वक्त तूफानी हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। खतरा बड़ा है, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात और तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में हैं। गुजरात में 13 टीमें तैनात हैं, 2 रिजर्व में हैं। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में एनडीआरएफ की 1-1 टीम तैनात हैं। 4 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11-21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में तूफान की दस्तक डराने वाली है। संक्रमण से बचाव के साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किसी जंग से कम नहीं है। अहमदाबाद से गोपी घांघर और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात अमेरिका में चल रहे विरोध प्रदर्शन की। पुलिस हिरासत में एक अश्वेत की दर्दनाक मौत के खिलाफ कल व्हाइट हाउस के बाहर फिर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना उतारने का ऐलान किया है। ये किसी आम शहर का मंजर नहीं है। सुपर पावर अमेरिका के सबसे सुरक्षित जगह व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर है। नारेबाजी हो रही है, धमाके की आवाज आ रही है। नेशनल गार्ड के जवान प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रहे हैं। उनके साथ घुड़सवार दस्ते के लोग भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारी भागते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरों के सामने सब कुछ बेकाबू नजर आ रहा है। इसे देखते हुए ट्रंप ने वॉशिंगटन में सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। What happened in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रहे अमेरिका के सबसे खूबसूरत न्यूयॉर्क सिटी का हाल देखिए। यहाँ भी बवाल मचा है। प्रदर्शनकारी किसी की नहीं सुन रहे। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर तो कल हजारों प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा हो गया। लोग पुलिस हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत का गुस्सा जताने इकट्ठा हुए थे। भारी भीड़ को देखते हुए शहर में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। पोर्टलैंड की इस तस्वीर को देखिए। पुलिस यहां प्रदर्शनकारियों की राह में खड़ी हो गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। फिर वही हुआ जो पुलिस बेहतर जानती है, लाठीचार्ज। अमेरिका में आक्रोश की आग के बीच से दिल को छूने वाली भी एक तस्वीर आई है। ओक्लामा पुलिस के जवानों ने घुटनों पर बैठकर प्रदर्शनकारियों के साथ सद्भावना का प्रदर्शन किया।
पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत अमेरिका में सालों से चल रहे रंग भेद की समस्या को बेपर्दा कर दिया है। ऐसे वक्त में जब राष्ट्रपति चुनाव करीब है, ट्रंप के लिए इससे निपटना मुश्किल चुनौती है। आज तक ब्यूरो। बात अब पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का खजाना बेशक खाली हो गया हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की चालबाजियां कम नहीं होती। कंगाली के दौर में भी वो नई साजिशें रचता है, कभी चीन, कभी नेपाल की आड़ में, तो कभी आतंकवादियों के जरिए। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से पाकिस्तान में जो हुआ है, उससे निपटना इमरान खान के लिए आसान नहीं। कंगाल हो गया पाकिस्तान। खस्ताहाल हो गई इमरान के देश की हालत। खाली हो गया नियाजी खजाना। पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं इमरान खान। पाकिस्तान की माली हालत के बारे में आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे मजबूर और बेबस हो गया है पाकिस्तान। कोरोना के काल में उसकी माली हालत कितनी पतली हो गई है, वहां जरूरी सामानों के दाम कैसे छू रहे हैं आसमान, कैसे कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान की टूट गई है कमर। पाकिस्तान द्वारा पिछले एक साल में 15 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज लेना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिना कर्ज के विदेशी मुद्रा का प्रवाह नहीं हो रहा है और पाकिस्तान लगातार विदेशी कर्ज में डूबता जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिसका मुल्क दाने दाने को मोहताज है, जिस देश का दाना पानी भी दूसरे मुल्कों और एजेंसियों के आसरे चलता है, वो भारत को गीदड़ भभकी देता है। चीन नेपाल के जरिए अपनी चालें चलता है, आतंकियों के जरिए अपने नापाक इरादे को आजमाता है, अपने जासूसों के जरिए भारत में साजिश रचता है। इन दो चेहरों को गौर से देखिए। ये पाकिस्तान के प्यादे हैं, नाम है मोहम्मद ताहिर और आबिद हुसैन। वैसे तो ये पाक एम्बेसी में वीजा डिपार्टमेंट के मुलाजिम थे, लेकिन इनका असली काम दिल्ली में जासूसी करना था। पाकिस्तान के इन प्यादों को मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने धर दबोचा। MIU ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि ये दोनों जासूस पकड़े गए। पाकिस्तान को लगता था कि इस समय हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है कोरोना के साथ में, चाइना के साथ में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और इसका फायदा उठाकर वो इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें भी वो विफल हुए। इन डिप्लोमेट्स की जो कार्रवाई थी ये इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ है। हिंदुस्तान ने इन दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है और इनको कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर देश से निकल जाना। इन जासूसों के पास से नासिर गौतम नाम के शख्स का आधार कार्ड भी मिला है। इनके निशाने पर सेना के जवान होते थे। स्पेशल सेल अब इनकी जुबान से सारे राज खुलवाने में जुट गई है। ये मौके का फायदा उठाते हुए ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि टेररिज्म का एक बड़ा सा हमला हो। अगर आप देखिए बालाकोट के बाद जो है कोई बड़ा हमला नहीं पाकिस्तान ने करवाया है, 4-4, 5-5 तक का उसका करवाया। उसको पता है कि हमारी लक्ष्मण रेखा नहीं पार कर सकता। तो ये पाकिस्तान की तो ये पॉलिसी है, ये चलती रहेगी और हमारा काम है पाकिस्तान की पॉलिसी को डिफीट करना और इसकी काबिलियत हमारे में है। पाकिस्तान का काला चिट्ठा तो खुल जाएगा, लेकिन उसकी बेशर्मी का कोई जवाब नहीं। आतंक बांटने वाले मुल्क का PM इमरान खान ने एक बार फिर कर्ज का कटोरा थाम लिया है। इस बार पाकिस्तान की सरकार कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। किसी एक साल में पाकिस्तान ने अब तक इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर का लोन लेने की योजना बना रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2020-21 में करीब 15 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में करीब 10 अरब डॉलर का इस्तेमाल पुराने कर्ज को चुकता करने में किया जाएगा। ये राशि ब्याज को चुकाने के अलावा है। बाकी बची राशि देश के बाहरी सार्वजनिक ऋण का हिस्सा बन जाएगी, जो इस साल मार्च के अंत तक बढ़कर 86.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। 15 अरब डॉलर का कर्ज लेना पाकिस्तान के गहराते संकट को दिखाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो 12 अरब डॉलर का सकल विदेशी मुद्रा भंडार है, वो ज्यादातर कर्ज से मिली राशि ही है। कोरोना की वजह से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने गिड़गिड़ाया था। IMF ने पाकिस्तान को 1.39 अरब डॉलर कर्ज देने का ऐलान किया था। ये रकम पाकिस्तान को मिल भी गई है, बावजूद इसके हालात नहीं सुधरे। पाकिस्तान की गाड़ी कर्ज और भीख के कटोरे पर ही चलती है।
इमरान की सरकार ने भी वही काम किया है। 3 साल में 40 अरब डॉलर ले चुका है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अब भी बेहाल है। उसकी नियति में ही भीख मांगना लिखा हुआ है। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा और मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। कोरोना के संक्रमण काल में पाकिस्तान अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की विकास दर माइनस में पहुंच गई है, तो वहीं खाने पीने की चीजों में भी आग लगी हुई है। दूध 190 रुपए लीटर, आटा 70 रुपए किलो, संतरा 360 रुपए दर्जन, नींबू 400 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन। पीने को दूध नहीं, खाने को आटा नहीं, संतरा, नींबू और केले की बात तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के बाजार में लगी है आग। ये कीमत है पाकिस्तान के बाजार की, ये हाल है वहां की दुकान की, जहां दूध से लेकर केला तक आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई है। पाकिस्तान की जीडीपी वित्त वर्ष 2018 में जहां 5.5% की गति से आगे बढ़ रही थी, वहीं वित्त वर्ष 2019 में ये रफ्तार 3.3% पर सिमट गई, जबकि वित्त वर्ष 2020 में विकास दर महज 2.4% रह जाने का अनुमान पाकिस्तान सरकार ने जताया। लेकिन उसके इरादे पर कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान अब पाई पाई का मोहताज हो गया है। 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 72,000 के पार चली गई है। वहीं करीब 1500 लोगों की जान चली गई है। कोरोना की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यही वजह है कि इमरान खान कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन भी नहीं लगाना चाहते थे। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि अगर लॉकडाउन किया गया तो गरीबी, भुखमरी और बढ़ जाएगी। पहले से ही गरीब मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा और गर्क हो जाएगा। लेकिन इमरान को भी सरेंडर करना पड़ा। कोरोना के सामने मजबूर होकर लॉकडाउन लगाना पड़ा। कोई आज यहाँ बैठ के नहीं बता सकता कि ये कोरोना वायरस 1 महीने में क्या होगी, 2 महीने में, 6 महीने में। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सारा माशरा, हम सारे मिलके इस वायरस को फेस करें। ये जो कोरोना वायरस से जंग जीतनी है वो कौम जीतेगी, वो कोई गवर्नमेंट नहीं जीत सकती। पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों से मुश्किल आर्थिक हालात से जूझ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई पिछले 5 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने, रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर 10.75% कर दी। पाकिस्तान अपनी इस हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। आतंक की वकालत करने वाली पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटकी हुई है। अगर पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया जाता है तो पाकिस्तान भूखमरी का शिकार हो जाएगा। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो उसके 3-4 बहुत ज़बरदस्त नुकसान होंगे। एक, जितने भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन मिलना पाकिस्तान को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो कुछ हद तक लोन मिल रहे हैं वो भी रद्द हो जाएंगे और पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में लोन रेज करने में बहुत मुसीबत होगी, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है कौड़ी का तरह होगी। हालांकि आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को अगर इसकी जरा भी चिंता होती तो कब का आतंक के अड्डे को खत्म कर देता। उसकी जमीन से आतंक भेजने वाले आकाओं को भारत के हवाले कर देता। लेकिन वो प्रत्यक्ष जंग में भारत का सामना तो कर नहीं सकता, लिहाजा आतंकी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। हाल ही में खुलासा हुआ था कि अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसे कंट्रोल रूम 88 नाम दिया है। यहाँ से आतंक फैलाने के तमाम बंदोबस्त के साथ साथ समय समय पर निर्देश जारी करने का प्लान बनाया था। जाहिर है पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, पिट जाएगा, लेकिन आतंक से उसकी दोस्ती गाढ़ी है। उसी के साथ वो सोता है और जागता है। आज तक ब्यूरो। भारत चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। 25 दिन से जारी तनाव में नया मोड़ आ गया है। चीन के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के सामने उड़ान भर रहे हैं, तो वहीं भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी नियंत्रण रेखा पर दबदबा कायम कर रखा है।
भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीन को पीछे हटना होगा, लेकिन पीछे हटने की बजाय वो युद्ध का माहौल बना रहा है। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनातनी किस हद तक बढ़ चुकी है, ये उसका एक ट्रेलर है। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो गीदड़ भभकी के लिए चीन ने अपने इलाके में लड़ाकू विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। लद्दाख में भारतीय सीमा के उस पार चीन के J-7 और J-11 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि चीन को खबर है कि उसकी एक एक हरकत पर भारत की पैनी नजर है, लिहाजा उसके विमान नियंत्रण रेखा के उस पार 30 किलोमीटर से आगे आने का दुस्साहस नहीं दिखा पा रहे। भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि चीन पर नजर रखने में जरा सी भी कोर कसर अब बाकी नहीं है। चीन के लड़ाकू विमान जैसे ही उड़ान भरते हैं, भारत के सुरक्षा तंत्र की नजरें उन पर तन जाती हैं। भारत को खबर है कि चीन के लड़ाकू विमान PLA के 2 एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। इनमें से एक होटान में है और दूसरा गुरगुंजा एयरबेस है। बताया जा रहा है कि चीन ने इनमें से हर एक में 10 से 12 J-7 और J-11 लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। विमान पूर्वी लद्दाख के उस पार उड़ान भर रहे हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का आमना सामना थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच चीनी सेना ने सरहद के दूसरी तरफ अपने 2 एयरबेस होतान और गुरगुंजा में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चीनी सेना के J-7 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान 30 किलोमीटर के दायरे में लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना बिना किसी दबाव के चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। जहां तक भारत की बात है तो उसने चीन को सबक सिखाने का इंतजाम कर रखा है। मई के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जब भारतीय सेना का एक चॉपर और चीनी हेलीकॉप्टर हवा में एक दूसरे के करीब आए थे, उस समय ही भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर भेज दिया था। ये विमान अब विवादित क्षेत्र में जबरदस्त हवाई गश्त कर रहे हैं। चीन ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, लिहाजा वो अपनी आक्रामकता को काबू में रखे। उसके मैचिंग में भारत कहीं कमतर नहीं है। भारत के भी लगभग इतने ही डिविजन्स, माउंटेनियरिंग स्ट्राइक डिवीजन है, माउंटेनियरिंग डिवीजन है, एक ब्रिगेड है, तो ये सब गलवान वैली में, फिर पूर्वी लद्दाख में, तो हर जगह तैनात हैं। और भारतीय वायुसेना के भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है लद्दाख में और सफिशिएंट है। हमारी जो युद्ध सामग्री है वो पहुंचाई जा सकती है। उसके अलावा न्योमा में हमारा एयरबेस भी है। तो भारत चीन से कहीं भी कमतर नहीं है, लेकिन अच्छा ये होगा कि कूटनैतिक स्तर पर ये मामला सुलझ जाए। चीन का होटान एयरबेस लगभग 1 साल पहले से ही भारतीय एजेंसियों की निगरानी में है। पिछले साल यहां 6 पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमान पहुंचे थे। विमानों ने पश्चिमी लद्दाख के उस पार POK के स्कार्दू एयरबेस से उड़ान भरी थी। वहां से ये होटान पहुंचे थे, जहां शाहीन 8 नाम के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। इधर भारत लद्दाख से मानव रहित विमानों यानी UAV से नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ के हालात और गलवा नाला में चीन की मौजूदगी पर पल पल नजर रख रहा है। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। ये बात आज तक से खास बातचीत में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता चुके हैं। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलेंगे। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लाख समझाने के बावजूद चीनी सेना वापस जाने की बजाय नियंत्रण रेखा पर डटी है। यही नहीं, वो सैन्य जमावड़ा बढ़ाती जा रही है। ऐसे में भारत ने भी पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाके में तोपों और टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्धक उपकरणों को जुटा लिया है। हिंदुस्तान और चाइना दोनों ने ही टैंक्स और आर्टिलरी अपने रेयर में जमा कर दिए हैं। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि दोनों में से कोई भी साइड जो है आसानी से पीछे नहीं हटने वाला और लॉन्ग स्टैंड ऑफ डोकलाम की तरह इन दी ऑफिंग है। दोनों देशों में पिछले 25 दिनों से जारी तनातनी के बीच हथियारों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। बातचीत से हल निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। इस बीच लद्दाख के युद्ध का मैदान बनने की आशंका बढ़ती जा रही है।
मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। जमीन के लालच में चीन की भूख मिटने का नाम नहीं ले रही। उसने पूरे तिब्बत को हड़प लिया, जिसकी हैसियत एक देश की थी। उसी तिब्बत की निर्वासित सरकार आज भारत में है। उसका कहना है कि अगर वादे के मुताबिक चीन तिब्बत को स्वायत्त बना दे तो भारत चीन का सीमा विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। लद्दाख पर चीन भारत से भिड़ने चला आया है, लेकिन उसकी कमजोर नस अब दुनिया के कई देश दबा रहे हैं। चीन की एक कमजोर नस है तिब्बत। वही तिब्बत जो एक मुकम्मल देश था, लेकिन चीन ने 1950 में उस पर कब्जा जमा लिया। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रह रही है। उसके निर्वासित प्रधानमंत्री ने आज तक से खास बातचीत में दावा किया कि अगर तिब्बत की समस्या हल हो जाए तो भारत चीन के बीच सीमा का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारा तो यही मानना है कि जब से चीन का आर्मी इंडिया के बॉर्डर में आया तब से ये टेंशन चल रहा है। पहले जब तिब्बत इंडिया का बॉर्डर था, हमारा सीमाना में ना आर्मी का जरूरत था ना बंदूक का जरूरत था। आजकल अब भारत सरकार $60 बिलियन खर्च कर रहा है। इस नक्शे पर गौर कीजिए। यह उस तिब्बत का नक्शा है जो अब चीन के कब्जे में है। 1950 तक तिब्बत की सीमा भारत से लगी थी। तब दोनों तरफ सैनिकों की तैनाती नहीं थी। आज चीन की सेना लद्दाख के सामने खड़ी है। युद्ध जैसे हालात हैं। दरअसल 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा जमा लिया। तब चीन में माओ जेडांग का शासन था और तिब्बत में नए दलाई लामा की ताजपोशी हुई थी। वही दलाई लामा जो आज भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। तब चीन ने तिब्बत पर यह कहते हुए कब्जा जमाया कि वो उसे पश्चिमी प्रभाव से बचा रहा है। वही जमीन का लालची चीन अब लद्दाख पर नजर गड़ा रहा है। अगर उसे तिब्बत को स्वायत्तता देने पर मजबूर किया जाए तो सीमा विवाद की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तिब्बत और इंडिया के बीच में 2000 साल में जैसे थे वैसे ही बनाओ। अब ये जो टेंशन है 70 साल से हो रहा है ना, तो भारत और इंडिया के बीच में बात करके तिब्बत को शांति का क्षेत्र बनाना है, जोन ऑफ पीस, और बॉर्डर को डिमिलिटराइज करना है। चीन ने तिब्बत से बाकायदा लिखित समझौता किया था कि वो उसके 12 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके को स्वायत्तता देगा। इस समझौते पर तिब्बतियों ने दस्तखत भी कर दिए। इसके बाद चीन ने तिब्बत को 4 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन आज तक तिब्बत को स्वायत्तता नहीं दी। उल्टा उसने तिब्बतियों पर बेइंतहा जुल्म किए। इसके बाद ही दलाई लामा और तिब्बत की सरकार ने भारत में शरण ली। इस बात से भी चीन नाराज हुआ, लेकिन अब अमेरिकी संसद में तिब्बत को आजादी दिलाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। लालची चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान और हांगकांग पर भी अमेरिका समेत विश्व समुदाय चीन के खिलाफ हो गया है। इससे बौखला कर ही चीन का आधिकारिक मीडिया भारत को उल जुलूल नसीहत दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर लिखा, भारत को सलाह है कि वो अमेरिका चीन के विवाद में ना पड़े। अगर नए कोल्ड वॉर में भारत चीन पर हमला करने में अमेरिकी मोहरा बन गया तो महामारी के बीच उस पर पड़ने वाली आर्थिक मार से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। भारत ने पहले ही अमेरिका के दखल को खारिज कर दिया है। इसके बावजूद चीन को चिंता खाई जा रही है कि अमेरिका भारत मिल गए तो न जाने क्या होगा। इस वजह से चीनी मीडिया गीदड़ भभकी दे रहा है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है तो उसकी फिक्र चीन को करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर दुनिया भर के देश उसका बॉयकॉट करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं चीन की तिलमिलाहट इस बात को लेकर भी है कि 1000 से ज्यादा कंपनियां चीन को छोड़ भारत में आने की तैयारी में है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।